बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मींस SDLC। लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक डिस्कस किया था, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज उसमें जो हम मेन जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो SDLC है, मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं। Software Development Life Cycle stand for SDLC for short is well-defined structure sequence of stages in software engineering to develop the intended software project. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स SDLC का मतलब ये चीज़ है, हम जब भी किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, तो एक सीरीज़ होती है, एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो उन स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप करना और उसी के मुताबिक क्या चीज़ें काम को परफॉर्म करना, उन्हें क्या चीज़ें हम SDLC का नाम दिया जाएगा। तो स्टेजेस में डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें तकरीबन 7 या 8 फेजेस होंगे जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह कल जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, तो किसी भी किस्म का हम कोई भी जो काम करते हैं तो उसके लिए हमें SDLC यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्ट्रक्चर्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। अगर हम SDLC को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो क्या चीज़ें हमारा काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकता। तो SDLC की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। SDLC प्रोवाइड द सीरीज ऑफ स्टेप टू बी फॉरवर्ड टू बी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यानी SDLC यानी हमें एक सीरीज़ फराम करता है पूरे तमाम स्टेप की, यानी क्या किस तरह डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करना है ताकि क्या चीज़ें उसकी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंस हो, अच्छी से अच्छी हो जाए। तो SDLC फ्रेमवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। SDLC में मंदरजा झैल जो है ना वो स्टेप हैं जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है जी कम्युनिकेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, नेक्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी है, फिर सिस्टम्स डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, और लास्ट में जो क्या चीज़ है डिस्पोजिशन है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन जो हमारे टॉपिक है कम्युनिकेशन का उसके बारे में देखते हैं। तो कम्युनिकेशन आपने पिछली किताबों में भी पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये क्या चीज़ है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कम्युनिकेट करना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर द यूज़र इंटीटेट द रिक्वेस्ट फॉर द डिज़ायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। यानी ये क्या करता है, यूज़र से रिक्वेस्ट करता है कि यानी जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, ही कंटेक्ट द सर्विसेज प्रोवाइड एंड ट्राइज टू नेगोशिएट द टर्म्स। ही सबमिट हिज रिक्वेस्ट टू सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज राइटिंग। तो ये क्या करता है, यानी क्या चीज़ें जो भी डेवलपर होता है वो क्या चीज़ें यूज़र की तरफ से यानी कम्युनिकेट करता है कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं या इस तरीके से हम आपको प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो उसके बारे में यानी कम्युनिकेट करना, यानी हम किस तरह का प्रोजेक्ट आपको बना कर देंगे। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हमने ये बनाना है या जो प्रोजेक्ट बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि भी क्या प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह की वेबसाइट बनानी है, किस तरह का सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आता है। तो दिस स्टेप ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलप टीम्स वर्क कैरी द फॉर द ऑन द प्रोजेक्ट। The team hosts discuss with various stakeholders from the problems domain and tries to bring out of much information as possible of their requirement। यानी ये मुख्तलिफ जगह से क्या चीज़ है वो यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट लेता है कि भी हम बता सकें, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है ताकि हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना कर दें ताकि हमारी प्रॉब्लम हल हो सके। तो द रिक्वायरमेंट आर complete and suggest into user requirement, system requirement and functional requirement। तो रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है, जिसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी होती है, फंक्शन रिक्वायरमेंट भी होती है और यूज़र की रिक्वायरमेंट भी होती है। तीनों रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम क्या चीज़ें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की अहमियत रख सकते हैं। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड यूज़र और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट गिवन। तो जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट नंबर से
के ज़रिए क्या चीज़ें हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अब्यूज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, तो कंडक्ट इंटरव्यूज़ द यूज़र एंड डेवलपर, यानी डेवलपर से या यूज़र से मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ वगैरह लेकर रेफरिंग टू द डेटाबेस, और डेटाबेस से रेफ़र किया जा सकता है, या कलेक्टिंग आंसर फॉर द क्वेश्चंस, यानी मुख्तलिफ़ लोगों से क्वेश्चन वगैरह करके भी क्या चीज़ें हम अपना डाटा वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखा जाएगा कि भी यानी जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भी यानी ये जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ठीक भी है या नहीं, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसका स्कोप कितना होगा, या इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा। तो उसके मुताबिक उसमें क्या उसको क्या चीज़ें हम फिजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे। आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग द टर्म्स कम अप विद द रूट प्लान ऑफ द सॉफ्टवेयर प्लान, यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर प्लान करने जा रहे हैं, प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसका एक रूट प्लान बनाएंगे। तो एट दिस स्टेप द teams analysis if the software can be made fulfill all requirement of the user and if there is any possible of the software being no more useful। तो यानी तमाम इसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इट इज़ फाउंड आउट द प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंशियली पार्शली एंड टेक्निकली पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक। इसमें हम तमाम चीज़ें देखेंगे, यानी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, या उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन कितना होगा, या उसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इस्तेमाल होगी। देयर आर मैनी एल्गोरिथम अवेलेबल, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिथम देखेंगे कि यानी कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो विच हेल्प द डेवलपमेंट, जो एल्गोरिथम क्या होगा, यानी वो हमारी मदद करेगा कि हम सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आता है सिस्टम एनालिसिस, यानी जो अब हमने डाटा इकट्ठा किया है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, उसका फिर जायज़ा लिया जाएगा कि यानी हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या इसके मुतबादल कोई और सॉफ्टवेयर बनाए। तो एट दिस स्टेप the developer decide a roadmap of their plan and try to bring the बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सूटेबल फॉर दी प्रोजेक्ट। तो यानी वो कोशिश करेगा डेवलपर क्या चीज़ें एक अच्छा से अच्छा क्या चीज़ें वो प्रोजेक्ट बना सके, मॉडल सॉफ्टवेयर बना सके, ताकि क्या चीज़ें हर कोई उसको एक्सेप्ट कर सके। तो सिस्टम एनालिसिस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिमिटेशन, यानी सिस्टम एनालिसिस में हम क्या चीज़ें देखेंगे, यानी समझेंगे कि यानी सॉफ्टवेयर की जो लिमिटेशन है, वो पाबंदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं। लर्निंग सिस्टम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और चेंज द डन इट एग्जिस्टिंग सिस्टम बिफोर, यानी हम उसको किस तरीके से सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं। ये नहीं सॉफ्टवेयर बन गया अब उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, या उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेशन नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसमें हम कमी बेशी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द प्रोजेक्ट टर्म्स एनालिसिस द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्लान द शेड्यूल एंड रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। तो यानी ये देखा जाएगा कि यानी जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप क्या है, उसको हम किस तरीके से जो काम करेगा, और उसको क्या चीज़ें रिसोर्सेज कौन कौन से, यानी हम उनको डाटा कहाँ से इकट्ठा करेंगे या कहाँ पर क्या चीज़ें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ें हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम क्या चीज़ें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस तरीके से किसी भी कंपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है, या किसी भी एक घर का एक डिज़ाइन बनता है, नक्शा बनता है, इसी तरीके से हम क्या चीज़ें प्रोजेक्ट बनाने से पहले, कोडिंग करने से पहले हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे, यानी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिंग डाउन होल नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, यानी जो भी आपके पास नॉलेज है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और जो भी आपने एनालिसिस किया उसको डिज़ाइन करेंगे एक डेस्कटॉप पर, यानी एक पेज के ऊपर। तो द इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस ऑफ द इनपुट स्टेप, यानी ये तमाम जो ये आपने डाटा गैदरिंग किया है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चीज़ें आप उसको इकट्ठा करोगे, और उसके बाद क्या चीज़ें द आउटपुट ऑफ द स्टेप कम इन द फॉर्म ऑफ टू डिज़ाइन, यानी अब हम उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग दो किस्म की होती है हमेशा, लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन यानी जो तो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, आप उसको किस तरीके से डेवलप करोगे और उसके बाद उसको पेज के ऊपर डेवलप करना, वो फिज़िकल डिज़ाइन कहलाता है।
तो इंजीनियर प्रोड्यूस मेटा डाटा एंड डाटा डिक्शनरी। इंजीनियर्स जो होते हैं वो जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो मेटा डाटा और डाटा डिक्शनरी और लॉजिकल डिज़ाइन डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम और सम एक्सेस सूडो कोड के ज़रिए मिलकर के चीज़ें वो डाटा को बनाते हैं। मेटा डाटा का मतलब यानी डाटा अबाउट डाटा। इसके अलावा डाटा डिक्शनरी यानी डाटा की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा डायग्राम होनी चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए और एक सिंपल सा सूडो कोड यानी एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए एल्गोरिथम का कि भी हमने ये सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है वो है जी कोडिंग का। कोडिंग में यानी हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हम उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज में सी हो सकती है, C++ है, जावा है, कबोल है, फोर्ट्रान है, एंड्रॉयड लैंग्वेज है। तो इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम वो प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो वो क्या चीज़ है, वो कोडिंग कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इसी पर ही लगती है। तो दिस स्टेप इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग फेज। इसको प्रोग्रामिंग फेज भी कहते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्टार्ट इन द टर्म्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम कोड इन द सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप एरर फ्री एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एफिशिएंसी। तो हम इसमें क्या चीज़ें प्रोग्राम का कोड देखेंगे, लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं यानी कोड लिखना है तो उसमें किसी किस्म का एरर वगैरह मौजूद ना हो। उसके बाद आती है टेस्टिंग, यानी अब हमने कोड लिख लिया है। कोड लिखने के बाद अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रोग्राम बना रहे थे वो सही है भी या नहीं सही, क्योंकि यूज़र को देने से पहले हम उसको प्रोजेक्ट को खुद टेस्ट करेंगे। एन एस्टीमेट सेज दैट 50% ऑफ होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुड बी टेस्टेड। तो यानी 50% जो है ना, हम सॉफ्टवेयर को वहीं पर क्या चीज़ें वो टेस्ट कर रहे होते हैं जब हम प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं। तो एरर में रन सॉफ्टवेयर क्रिटिकल लेवल हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर मौजूद हो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हुए। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी दो तरह की हो सकती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है और यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग में हम हर पार्ट्स को अलग-अलग चेक करते हैं, जबकि सिस्टम टेस्टिंग में हम तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करके पूरे सिस्टम को इकट्ठा चेक करते हैं। तो उसे क्या चीज़ है, सिस्टम टेस्टिंग कहा जाता है। तो अर्ली डिस्कवरी द एरर इन देयर रेडीमेड इन द कीज टू रिलायबल सॉफ्टवेयर। तो यानी उस वक्त तक सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं हो सकता जब तक क्या चीज़ें उसमें एरर मौजूद है। तो अगर हम उसको टेस्ट किए बगैर ही आगे चला देंगे तो क्या चीज़ें हो सकता है कि भी जब हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें उसमें किसी किस्म का एरर मौजूद हो, तो वो क्या चीज़ है, वो यूज़र के लिए भी और डेवलपर के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। तो सॉफ्टवेयर में नीड टू द इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है मेल जोल करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, या यानी मिसाल के तौर पर यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करना। यानी तो वो सॉफ्टवेयर में नीड टू बी इंटीग्रेट विद द लाइब्रेरीज डेटाबेस एंड अदर प्रोग्राम। दिस स्टेज ऑफ SDLC इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद आउटर वर्ल्ड एंटिटीज़। और लास्ट में जो हमारा स्टेप है यानी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया है, प्रोजेक्ट कर लिया है, उसको अब यूज़र के हवाले करना ताकि यूज़र उसे यूज़ करे, यानी उसे इंस्टॉल करे, देन उसे यूज़ करे। यानी इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि भी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, देन उसे यूज़ करना, वो क्या चीज़ है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। दिस मीन्स इंस्टॉलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन द यूज़र मशीन, यानी यूज़र अपने कंप्यूटर में उसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे। एट टाइम सॉफ्टवेयर नीड पोस्ट इंस्टॉलेशन कन्फिगरेशन एट द यूज़र एंड। Software is testing for portability and acceptability and integration related issues to solve the during the implementation। तो जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वहीं पर क्या चीज़ है, उसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि भी यानी ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चल भी रहा है, उसे हम मूव भी कर सकते हैं, या जो जो रिक्वायरमेंट दी थी उसी के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यानी आपको ये पता है कि भी एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है वायरस की वजह से, या इसके अलावा क्या चीज़ें हमने मेंटेनेंस यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें मज़ीद अपग्रेडेशन वगैरह करनी है, यानी मज़ीद चेंजिंग वगैरह करनी है, तो उसे क्या चीज़ें हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो दिस फेज कन्फर्म द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन इज टर्म ऑफ द मोर एफिशिएंट एंड लेस एरर। तो इसमें यही देखा जाएगा कि भी उसको सॉफ्टवेयर को कैसे मज़ीद एफिशिएंट अच्छा कैसे बनाया जाए और ताकि क्या चीज़ और उसमें मज़ीद कम से कम एरर है।
इफ़ रिक्वायर द यूज़र टू चेंज ऑन, अगर इसमें हम यूज़र को चेंज करने की कोशिश भी की जाती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हम यूज़र को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी बना कर देते हैं। हाउ टू कीप द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, यानी सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से ऑपरेशनल बना सकते हैं या उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज़ मेंटेन टाइमली बाय अपडेटिंग द कोड अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द यूज़र एंड द इन्वायरमेंट और द टेक्निकली, तो यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसमें चेंजिंग वगैरह भी करते रहते हैं। तो दिस फेस फेस challenges from hidden bugs and rare word identical problem। उम्मीद है आज का लेक्चर आपका समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।